हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो अभी तक हमने भाई एक चैप्टर पूरा खत्म कर लिया अपना रिलेशंस, और सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया। और इससे पहले वाले वीडियो में आपने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन उसमें पढ़ लिए हैं और फंक्शन क्या होता है उसको अच्छे से समझ लिया है। अब उसी के कंटिन्यूएशन में अपन आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो आओ भाई, अब क्या अगर वो नहीं पढ़ा है भाई तो पहले उसको जाकर देखो, उसके बाद यहां पर आओ, वरना समझ में नहीं आएगा क्या मतलब होगा। सीरीज को शुरुआत से लेकर एंड तक फॉलो करो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब जो अपना नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके नाम से समझ में क्या आता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये कौन सी वैल्यू देता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में ग्रेटेस्ट, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको और क्या बोलते हैं? इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं भाई। इसका साइन होता है ऐसा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या फिर इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, सिर्फ फ्लोर रूफ को हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? यहां पर x की वैल्यू जो होती है, मतलब जो डोमेन होता है आपका, वो आप कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो। मान लो x जो है आपका वो 1.235 ऐसा कुछ है, ठीक है। और f ऑफ x क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.235। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1.235 के बाद आने वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, आप सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके बाद आता है, तो आप बता पाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इंटीजर तो फिर इनफाइनाइट तक जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर बताओ, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, इसके पहले आने वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा 1। वो कौन सा होगा? 1। तो ये क्या करता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? वो ऐसी वैल्यू देता है जो इस रियल नंबर के पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर होता है। इस रियल नंबर के पहले आने वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कहलाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या लिखा हुआ? फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज द सिंबल दिस और दिस टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x क्यों लिखा है? क्योंकि x जो था वो 1.235 था, अपना आंसर आया 1। ये क्या है? लेस देन x है। लेकिन अगर x इंटीजर खुद होता, अगर मैं बोलता x है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आती? तो आप यहां पर लिखते भाई, ये खुद एक इंटीजर है, ये हमेशा कैसा आउटपुट देता है? एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। तो ये खुद एक इंटीजर है, तो इसको इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्टली इसका आउटपुट दे देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, आप बोलोगे ये कैसा होता है? लेस देन और इक्वल्स टू x होता है। अगर x इंटीजर है तो दोनों इक्वल होंगे, और x अगर इंटीजर नहीं होकर कोई रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो x से छोटा होगा, और सबसे बड़ा वो इंटीजर होगा जो उसके पहले आ रहा है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ यहां पर पढ़ लेते हैं भाई। द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द और द फ्लोर फंक्शन। अब यहां पर याद, इसको ना एक यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, आगे जब इसका ग्राफ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका जो ग्राफ है वो एक यूनिट की सीढ़ी जैसा बनता है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसलिए, ठीक है। अब यहां पर एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर डोमेन जो होगा वो तो x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये कभी भी भाई इमेजिनरी तो बन नहीं रहा है, रियल हमेशा रहेगा। लेकिन ये आउटपुट क्या दे रहा है हमें? अगर मैं बोलूं इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन तो आपने बोल दिया r प्लस, मैं बोलता हूं रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेंज तो सर यहां पर ये इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि हमेशा जो आउटपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है? एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, एक इंटीजर दे रहा है। मतलब कि इसकी जो आउटपुट है वो हमेशा इंटीजर है, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी से हो चाहे इन्फिनिटी तक हो, कैसा भी हो, लेकिन इसका आउटपुट हमेशा कैसा रहेगा? एक इंटीजर। तो मतलब कि यहां पर सेट ऑफ z, मतलब रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। डोमेन r प्लस क्यों लिखा है मैंने? डोमेन r होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव वैल्यूज की, तो ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नेगेटिव जब वैल्यूज आती हैं यहां पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में। अगर मैं बोलता हूं आपसे -2.35,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बहुत इजी सी बात है, क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा भाई -2, है ना? ऐसा बोल दोगे, क्योंकि 2.35 का अगर मैं बोलता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता? 2। यहां पर कितना हो जाएगा? -2। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा भाई? यहां पर आप क्या बोलोगे? -2.35 से पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? -2.35 से मतलब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसके आपको, आप अगर इसको एक उसमें बनाओ भाई, किस में बनाओ? एक नंबर लाइन में बनाओ, और यहां पर आप बनाते हो, ये हो गया -3, -2, -5 क्यों आ जाएगा अचानक से, -1 और ये 0। अब मैं यहां पर अगर इस नंबर लाइन पर बनाऊं -2.35, तो वो यहां पर कहीं पर आएगा भाई। और मैं अगर इससे बोलूंगा इसके बाद आने वाला कोई सबसे बड़ा इंटीजर बताओ, तो वो तो आप बता नहीं पाओगे। आप क्या बता पाते हो? इसके पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर। तो इसके पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? तो वो -2 नहीं होगा भाई, वो हो जाएगा -3। कौन सा हो जाएगा? -3। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? -3। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि -2.35 का आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -3। इसमें बहुत ज्यादा कोई चीजें, प्रॉपर्टीज वगैरह ऐसी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ पाते हो तो आप एट द मोमेंट जब क्वेश्चन में आएगा तब समझ के सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ये समझ में आ गया आपको कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसके पहले आने वाला आप देखोगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं -2 होता तो उसका आंसर -2 ही हो जाता। अगर इंटीजर है तो इंटीग्रल आउटपुट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये रियल नंबर है तो उसके पहले आने वाला नंबर देखेंगे अपन। जैसे यहां पर लिखा हुआ है -7.45, तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? -8 आ रहा है, -7 नहीं आ रहा है, -8 आ रहा है। इससे पहले आने वाला, इससे छोटी वैल्यू, क्योंकि x जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है x के। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये हमेशा हमें कैसी वैल्यू देगा? इंटीग्रल वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसा मतलब कैसा? इसको थोड़ा सा अच्छे से बताऊं अगर मैं आपको यहां पर बनाकर, यहां पर 1 2 3 ले लो आप, यहां ले लो 1, यहां पर 2, यहां पर 3, या -1 -2 -3, आप क्या लोगे? तो अपन दुनिया वाले सभी लेते हैं। अब अगर आपसे मैं पूछता कि यहां पर -1, x की वैल्यू जो है वो -1 से 0 तक चल रही है, x की वैल्यू जो है वो -1 से 0 तक चल रही है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? चलो पहले पॉजिटिव की बात करते हैं अपन, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, मैं बोलता हूं x है 0.75 और y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 0.75 से जस्ट पहले आने वाला नंबर कौन सा होगा? तो वो होगा 0। तो x की वैल्यू अगर 0 से कहां तक चल रही है? x की वैल्यू चल रही है 0 से लेके 1 तक, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी उसके लिए? तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 तक चल रही है तो y की वैल्यू उसमें 0 ही रहेगी। मतलब ये जो है ये आप ऐसा बनाओगे, ये ओपन सर्कल रहेगा, इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही 1 हो जाएगी y जंप करके 1 पर पहुंच जाएगा और फिर 2 तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, वो 1 ही रहेगा। मतलब 1.2 1.3 1.4 1.5 सब में जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? वो 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 बोल दो कितना होगा? 1 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.7 वो भी 1 ही होगा। और जैसे ही 2 पर पहुंचेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना हो जाएगा? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 उसके लिए, तो वो 2 पर पहुंच जाएगा, फिर जंप करके 3 तक सेम, फिर 4 तक सेम, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये कैसा बन रहा है भाई? एक यूनिट स्टेप, मतलब यूनिट इसकी स्टेप है 1 यूनिट की, और आप स्टेप चढ़ते जा रहे हो, यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब -1 में देखो आप, x की वैल्यू -1 से 0 रहेगी, -1 से 0 रहेगी तो y की वैल्यू कितनी रहेगी?
-1, y की वैल्यू कितनी रहेगी -1, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर यहां पर -2 से -1 के बीच में रहेगी तो y की वैल्यू -2 रहेगी। देख लो, आप कुछ भी करके देख लो। अगर मैं बोलता हूं -x की वैल्यू -1 से 0 में आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोलता हूं x की वैल्यू आ रही है -0.45, तो y है कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.45। -0.45 से पहले आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो वो होगा -1। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू -1, ठीक है। ऐसा ही चलता जाएगा वो, और x जैसे ही 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा। यूनिट स्टेप तुरंत तुरंत लेता जाएगा। ये होता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। क्लियर है बात, करें इसको क्लियर। इसके बाद आता है भाई स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। यहां पर क्या होता है, इसका नाम है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, क्योंकि फ्लोर यहां पर हटा दी जाती है। कहां है साइन, उसका साइन यहां पर बना नहीं है क्या, चलो ये बना हुआ है। ये साइन कैसा होता है भाई इसका, या तो आप लिखते हो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसा लिखते हो, ऐसा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग क्यों है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये ऊपर वाला जो है ये है, नीचे वाला फ्लोर जो है उसको अपन ने हटा दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू देता है वो हमेशा सीलिंग की देता है, ऊपर वाले नंबर की वैल्यू देता है, इसलिए इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। मैं समझाऊंगा क्यों, क्या चीज बोल रहा हूं मैं यहां पर समझने के लिए। फॉर एनी रियल नंबर x वी यूज दिस सिंबल नहीं, इसको यूज नहीं करते हैं हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसको यूज करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है भैया। ये वाला जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम सिर्फ ये वाला ही जो सिंबल है उसको यूज करते हैं, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर अपन समझने जाएं तो इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं बोलता हूं सीलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.35, y इज इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं 2.35। अब स्मॉलेस्ट बोल रहा है ना, सबसे छोटा। अगर मैं पूछूं 2 से पहले आने वाला सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा, आप बता पाओगे, तो आप बोलोगे सर नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भैया 2 से पहले तो -∞ तक पहुंच जाओगे ना आप, और -∞ तक तो आप बता ही नहीं पाओगे सबसे छोटा नंबर जो है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 के बाद सबसे 2.35 के बाद सबसे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 2.35 के बाद सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2.35 के बाद तो आएगा 3, 2.35 के बाद आएगा 3, तो वो आप बता सकते हो यहां पर। तो इसका क्या मतलब होता है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन x। इसका जो आंसर आता है स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन x, यानी 2.35 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2.35 के जस्ट बाद आने वाला इंटीजर। यहां वहां पर हम नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को लेते थे। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो यहां पर आ रहा है 2.35, तो यहां पर जस्ट राइट हैंड साइड पर आने वाले नंबर को लेंगे और इसका आउटपुट आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि x से, मतलब x जो भी गिवन वैल्यू से जस्ट बाद आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर, ठीक है। अब यहां पर कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं -7.2, चलो ये बताओ -7.2, इसका आंसर क्या आएगा, तो -7.2 को अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो तो ज्यादा इजी हो जाएगी आपको चीजें। ये हो गया -7, -6, -5, यहां आ रहा है -7.2। इसके बाद आने वाला सबसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा बट सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, तो वो है आपका इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि -6, ठीक है। तो इसमें राइट हैंड साइड वाले नंबर्स लेते हैं जो कि नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर आते हैं, क्लियर बात है। और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर किस में ले देते हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये भी एक यूनिट स्टेप फंक्शन टाइप का ही होता है, लेकिन यहां पर आप बोलोगे क्या, अगर आप डायग्राम बनाने जाते हो,
आप अगर डायग्राम बनाने जाते हो और आपसे मैं बोलता हूं 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे सर अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू है 0.5, y है अपना स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 के जस्ट बाद आने वाला नंबर यानी 1। तो 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो रहेगी 1। ठीक है, वो रहेगी 1, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, इसका मुंह यहां पर नहीं खुलेगा, ओ शिट। ठीक है, यहां पर रहेगा ये ओपन सर्कल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है वो 0 पे 1 नहीं है, यहां पर 0 पे 1 नहीं है, y 0 पे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 0 से जैसे ही बढ़ा, वो पॉइंट कुछ भी बढ़ा, तो y की वैल्यू 1 होना स्टार्ट हो जाएगी। कब तक, जब तक क्या है, x की वैल्यू 1 है। उसके बाद x की वैल्यू जैसे ही 1 से थोड़ी सी बढ़ेगी तो वो 2 होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू 1 पर वो 2 नहीं होगी, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इंक्लूड नहीं करते हो यहां पर। सिमिलरली यहां बनाओगे आप ऐसा, और ऐसा ही चलता जाएगा ये पूरा। ठीक है, ये है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। ये जो दिख रहे हैं आपको, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहाँ पे बीच वाला दिखता नहीं है कई बार, उसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं तो आपको लगेगा ये बीच वाला गायब कहां से हो गया, ये रहा। ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। ये कौन सा, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है आपका, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, यहां पर देखो भाई, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 0 तक है, तो y की वैल्यू 0 ही रह रही है, क्योंकि -1 से 0 तक के बीच का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो कि इन वैल्यू से बड़ा होगा वो होगा 0। -2 से -1 के बीच में x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 ही रह रही है। ठीक है, तो ये बनेगा भाई आपका पूरा का पूरा ग्राफ, किसका, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर, इसको करते हैं क्लियर। आगे चलते हैं, अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है ना, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ही काम का होता है। ठीक है, यहां पर मैं बोलता हूं फॉर एनी रियल नंबर वी यूज द सिंबल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, टू डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं यहां पर कि 3.45 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर 0.45, तो वही ये बात, ये सिर्फ क्या करता है, किसी भी नंबर, किसी भी रियल नंबर का अपन को क्या देता है, फ्रैक्शनल पार्ट निकाल कर दे देता है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल कर दे देता है। अब यहां पर मैं अगर आपसे बोलता हूं कि एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है 2, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 0। नेगेटिव इंटीजर है तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, द फंक्शन फ्रॉम r to r defined by fx equals to fractional part of x for all x belongs to r is called the fractional part of function. We observe that the domain of the fractional part function is the set of r. ठीक है, अब यहां पर डोमेन और रेंज की बात की जाए तो एक बात बताओ कि यहां पर आप कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो इसके अंदर, तो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन यहां पर जो आउटपुट मिलेगा आपको, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा भाई 0 से 1 के बीच में। 1 भी नहीं हो पाएगा पूरा, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा भाई इसमें। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1.9999 अप टू इंफिनिटी, आगे जितना भी है का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो होगा 0.999, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 नहीं हो पाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, इसका जो रेंज है वो क्या होगी, 0 इंक्लूडेड अप टू 1। वैल्यूज कोई भी डालो, फ्रैक्शनल पार्ट ही दे रहा है, डेसिमल के बाद वाली ही वैल्यूज दे रहा है, तो डेसिमल की बाद वाली वैल्यू 0 से 0.0 से स्टार्ट होकर 0.999 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। तो इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज हमेशा कितनी होगी, रेंज 0 से 1 तक ही पहुंचेगी, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई, यहां पर अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो यहां पर देखना कि इसका ग्राफ हर बार जो y एक्सिस पर वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही पहुंच रही है,
और 1 जो है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब मैं बोल रहा हूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 अप टू 0 पॉइंट, यहां पर ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं 0.99, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो भी 0.99। लेकिन x जैसे ही 1 होगा y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, y वापस से नीचे आ जाएगा। यहां ये देखो, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद फिर से बेचारा y जो है 0.0 से 0.01, 0.02, 0.03 अप टू 0.999 तक जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 आया तो y वापस से 0, यहां से फिर से स्टार्ट करेगा, फिर आगे जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ नेगेटिव में भी ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी जो वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, लेकिन सिर्फ कहां तक, 1 के पहले तक। 1 भी इंक्लूड y में नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये बात समझ में आई आपको, ये क्या चीज है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है भाई। ठीक, तो क्लियर करें अपन इसको, बढ़ते हैं आगे। क्या है भाई, अब आ रहा सिग्नम फंक्शन। बड़ा ही बेकार सा फंक्शन होता है। मतलब यहां पर आप बोलोगे इसको कि ये क्या है सर, सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई, मॉड x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है जब x 0 नहीं होता है। और ये डिफाइंड इस वे में ना, याद रखना, क्योंकि अगर x 0 होता है तो इसको 0 बोल दिया जाता है, क्योंकि अगर x 0 हो और यहां पर वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये 0/0 का अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जब डेफिनेशन दे रहे थे तब यहां पर इसको पहले ही बोल दिया गया कि भैया इसकी वैल्यू है मॉड x अपॉन x, लेकिन कब है ये, जब x 0 नहीं है, और इसकी वैल्यू है 0 जब x 0 है। तो उसको डिफाइन ही इस वे में किया गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है -1। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई मॉड x तो चाहे 1 से मतलब 0 से बड़ी हो वैल्यू या 0 से छोटी हो, मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो नीचे वाला x है वो तो नेगेटिव आ सकता है ना, नीचे वाला x तो नेगेटिव आ सकता है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर आप बोलते हो फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा मॉड x अपॉन x, यानी कि x अपॉन x, मॉड x भी x होगा तो ये कैंसल आउट, मतलब कि 1। और फॉर x लेस देन 0 ये हो जाएगा मॉड x अपॉन मॉड ऑफ -x अपॉन -x, मतलब x अपॉन -x, यानी कि -1। तो इसकी वैल्यूज क्या है, 1 से लेके, 1 है या -1 है, 1 से लेके वेके कहीं तक नहीं, इसकी दो ही वैल्यूज आएंगी, या तो 1 आएगी या तो -1 आएगी। तो इसका जब ग्राफ बनाने हम जाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका भाई, यहां पर देखो x की वैल्यूज कुछ भी डालते रहो, y जो है अपना वो कहां से चल रहा है, 1 से, तो y 1 ही है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये ऐसा मतलब ओपन इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है भाई यहां पर। ठीक है, इसके बाद x अगर हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो y जो है वो -1 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप नॉर्मली क्या करोगे, 1 पर जाओ, -1 पर जाओ, एक इधर की पैरेलल लाइन खींच दो, एक इधर की पैरेलल लाइन खींच दो। क्योंकि क्या था भाई, x जब क्या था, लेस देन 0 था तो इसकी वैल्यू -1 आ रही थी। फिर x की कोई भी वैल्यू आए, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू सिर्फ -1 रहेगी। x जब ग्रेटर देन 0 था तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, फिर x की कोई भी वैल्यू आए, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपन ने देखा है पीछे, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 है, x लेस देन 0 है तो ये -1 है। तो क्लियर है ये बात, ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन भाई। ठीक, क्लियर करें इसको, इजी सा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, a अगर पॉजिटिव रियल नंबर है और यूनिटी नहीं है वो, ठीक है, यूनिटी के अलावा कुछ भी, क्योंकि यूनिटी अगर 1 होता है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो, आंसर 1 ही आना है। ठीक है, तो a इज अदर देन यूनिटी की बात कर रहे हैं, देन अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच x बिलोंग्स टू r टू a टू द पावर x इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर x जो है वो किसको बिलोंग करता है, r को, और a की पावर x क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, a is greater than 0 and a is not equals to 1. We observe that the domain, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर आप डाल सकते हो, वो इसका डोमेन आएगा। लेकिन रेंज की बात अगर मैं करूं आपसे, यहां पर अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर x, तो कोई सा भी एक ऐसा नंबर डालकर बताओ मुझे जिससे ये नेगेटिव हो जाए। कोई डाल पाओगे आप, x की वैल्यू -1 डाल दो, x की वैल्यू -1 डालते हो आप, तो ये होता है 2 की पावर -1, जो कि होता है 1/2, विच इज इक्वल टू 0.5, लेकिन नेगेटिव नहीं होता।
x की वैल्यू आप कितनी भी डाल दो, कोई भी डाल दो, ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अब x की वैल्यू जो है आप कुछ भी डालो, क्या ये जीरो हो पाएगा? क्या ये जीरो हो पाएगा? मान लो आप डालते हो x की वैल्यू -10, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10। वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो इसका जो रेंज आती है भाई, इसकी जो रेंज आती है वो आती है 0 से इंफिनिटी, जहां पर जीरो इंक्लूड नहीं होता। डेसिमल्स में वैल्यू आ सकती है, तो जीरो के बाद डेसिमल में जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो आ सकती हैं, लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो क्लियर है बात? यहां पर इसकी रेंज की बात अगर मैं करूंगा तो 0 से इंफिनिटी, और अगर इसके मैं डोमेन की बात करूंगा तो वो सेट ऑफ एनी रियल नंबर आ सकता है, उसमें इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको करते हैं क्लियर। अब यहां पर बोल रहा है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। जब a ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि अपना ये जो है ये फ्रैक्शन में नहीं है, बस क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में भी हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं a इज ग्रेटर देन 1, तो क्या क्या कंडीशंस होती है यहां पर क्या क्या कंडीशंस होती है? तो यहां पर ये बोल रहा है a की पावर x जो होगी वो लेस देन 1 होगी फॉर x लेस देन 0। a की पावर x जो होगी वो लेस देन 1 होगी फॉर x लेस देन 0, यानी x अगर लेस देन 0 है मतलब x नेगेटिव है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं, a जो है मान लो वो 2 है, अभी अपन ने देखा था, और x जो है वो है -2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -2, a की पावर x कितना हो जाएगा 2 की पावर -2, मतलब 1/4 यानी 0.25, यानी कैसा आ रहा है, a की पावर x आ रहा है लेस देन 1। वही बात बोली यहां पर कि a की पावर x लेस देन 1 हो जाएगा अगर x जो है वो लेस देन 0 है। a की पावर x जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा अगर x जो है वो कैसा है, लेस देन 0 है, ठीक है। a की पावर अगर x 0 है तो a कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। तो मैं यहां पर बोलता हूं कि अपना x कितना था, मतलब यहां पर x अपना 0 था, y कितना था 2 की पावर x, तो मैं यहां पर बोलता हूं 2 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है, किसी भी चीज की पावर 0 कितनी होती है, तो वो होती है 1 के इक्वल। तो यहां पर आप बोलोगे ये कितना हो गया 1। तो आपने क्या बोला कि अगर x 0 है मतलब पावर में 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यूज अपन देख रहे हैं यहां पर भाई, पावर में 0 हो। अब एक बात याद रखना कि यहां पर 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, 4 की पावर 0 कोई भी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा जब x 0 है तो y 1 आएगा। मतलब कि इसका जो y इंटरसेप्ट होगा जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा किससे जाएगा, तो वो 0,1 से पास करेगा, क्योंकि जब x 0 होगा तो चाहे वैल्यू यहां पर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा आंसर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी चीज का हो वो 0,1 से पास करेगा ही करेगा। तो क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है ये अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो a की पावर x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मैंने यहां पर क्या लिया था, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 की पावर x। मैं बोल रहा हूं x इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि x 2 है, तो f ऑफ x कितना हो गया, f ऑफ x हो गया 2 की पावर 2 यानी 4। x 1 होता तो f ऑफ x कितना हो जाता, तो वो हो जाता 2 की पावर कितना, 2 की पावर हो जाता भाई 1 मतलब कि 2। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 0 चल रहा है तो अपना जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो वो आ रहा है भाई ग्रेटर देन 1। अब यहां पर आप बोलते अगर x मान लो 0.5 होता, यानी मैं बोलता f ऑफ x इक्वल टू, मतलब 0 से बड़ा है, 1 से भले ही छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो f ऑफ x में बोलता ये हो जाता 2 की पावर 0.5, या मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 1/2, या मैं बोल सकता हूं √2 जो कि होता है 1.414। ये भी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 1, मतलब कि यहां पर x अगर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से लेके कोई भी वैल्यूज डाल दो, हमारे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ये किस केस में हो रही है, जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो क्लियर है ये बात, बढ़े आगे। तो अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं भाई कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स कैसा बनेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी ये नंबर हो, ए की पावर एक्स अगर आपको चाहिए है, यहां पर कोई भी नंबर हो,
ये y को कहां पर कट करते हुए जाता है, y को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो 0,1 पे करता है भाई। क्यों करता है, क्योंकि अगर आप लिखते हो f ऑफ x इक्वल्स टू a की पावर x, तो y इक्वल्स टू a की पावर x, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू आएगी a की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलूंगा x की वैल्यू जैसे जैसे नेगेटिव होती जाती है, x जैसे जैसे नेगेटिव होता है, यानी यहां पर मैं बोल रहा था जैसे आपको 2 की पावर -1 तो वो था 1/2 मतलब 0.5, 2 की पावर -2 तो ये था 1/4 यानी 0.25। तो x की वैल्यू जब नेगेटिव होने लग जाएगी तो y जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, और ये लगभग 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 0 पे अप्रोच करेगा, 0 तक पहुंचेगा नहीं, 0 को अप्रोच करेगा ये, ठीक है। और x की वैल्यू पॉजिटिव में जब इंक्रीज होती है तो ये रैपिडली इंक्रीज भी होता है। तो कुछ ऐसा बनता है y इज इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ, या fx इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ। तो क्लियर है ये बात आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पर बोलते हैं कि भाई 2 की पावर x जो होगा वो 3 की पावर x से छोटा होगा, 3 की पावर x जो होगा वो 4 की पावर x से छोटा होगा, हर उसके लिए जहां पर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी मैं बोलता हूं 2 की पावर 2 की बात करूं तो ये छोटा होगा 3 की पावर 2 से, छोटा होगा 4 की पावर 2 से। x जहां पे ग्रेटर देन 0 है वहां पर ये सारी वैल्यूज ऐसी आएंगी। और अगर मैं बोलता हूं x अगर 0 के इक्वल है तो 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, 4 की पावर 0 भी 1 होता है, सब कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अगर मैं बोलता हूं x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 बोलता हूं मैं तो क्या हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है भाई 2 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर x। कैसे, यहां पर अगर मैं बोलता हूं आपसे 2 की पावर -1 तो ये होगा 1/2 जो कि होगा 0.5, 3 की पावर -1 तो हो जाएगा 1/3। जितना बड़ा नंबर है भाई, जब पावर में आप माइनस कर रहे हो तो वही नंबर तो डिनोमिनेटर में जा रहा है, और अगर वो डिनोमिनेटर में जाके बड़ा नंबर जा रहा है तो वैल्यू एक्चुअल में कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब 1/3 कैसा हो जाएगा, 0.33। यानी अगर यहां पर आप a की वैल्यू बढ़ा रहे हो और x जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो भाई जो छोटा a होगा वो बड़ा होगा, पूरी वैल्यू जो होगी उसकी वो बड़ी वैल्यू देगी y की, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 4 की पावर x एंड सो ऑन व्हेन x इज लेस देन 0। अब इनके ग्राफ अगर आप एक साथ बनाओ तो आप यहां पर ध्यान दो एक चीज को, अगर मैं यहां पर बताता हूं आपको, फॉर x ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो आप तो 2 की पावर x सबसे छोटा है और 4 की पावर x सबसे बड़ा है। ये सारे जो ग्राफ होंगे ये 1,0 से जाएंगे, 4 की पावर x ऐसा, 3 की पावर x ऐसा, 2 की पावर x ऐसा, और यहां पर ये ऐसे हो जाएंगे। मतलब लेस देन 0 के लिए 2 की पावर x बड़ा हो जाएगा, 3 की पावर x उसके बाद और 4 की पावर x उसके बाद, और ग्रेटर देन 0 के लिए 4 की पावर x सबसे बड़ा, 3 की पावर x उसके बाद, 2 की पावर x उसके बाद। और x इक्वल टू 0 तो सब में कितना आ रहा था, 1, तो सब एक ही पॉइंट पर से जाएंगे, सब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका ग्राफ, देख भी लेते हैं इसको। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, जब x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो y जो है वो जब a बड़ा है तो y रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है हमें यहां पर, ठीक है। सिमिलरली ये है y की पावर 3, y इक्वल्स टू 3 की पावर x, ये y इक्वल्स टू 2 की पावर x। लेकिन जब नेगेटिव साइड में बात करोगे तो 2 की पावर x जो है वो बड़ा हो जाएगा इन लोगों से। एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो मैंने अभी बनाया था। तो क्लियर है ये बात, करो क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये, अभी तक क्या था आपका, जो a था वो ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। यहां पर देख लो a जो था वो कैसा था, ग्रेटर देन 1। ये जो हमने पढ़ा अभी वो a ग्रेटर देन 1 के लिए पढ़ा। अब जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ रहे हैं फॉर a फ्रॉम कहां से कहां तक, a कहां से कहां तक है भाई, 0 से लेके 1 तक। मतलब a लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं a को मैं फॉर एन एग्जांपल बोलता हूं 1/2 मान लो, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, a की पावर x जो है वो लेस देन 1 होगी अगर x इज लेस देन 0।
ए की पावर एक्स जो है वो लेस देन 1 होगी अगर एक्स इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 होगी अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा हुआ है यहां पर मैं देखता हूं कि अगर मैं ए की पावर एक्स मतलब मैं एक्स को बोलता हूं -1, तो यहां पर यार ये थोड़ा सा ना गड़बड़ लिख दिया है इन लोगों ने, इसको मैं फिर से बताता हूं आपको। एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये ए जो है ये हो जाएगा ए की पावर एक्स जो है मतलब ए की पावर -1 जो है वो हो जाएगा 1/2 की पावर -1 यानी कि 2। मतलब यहां पर ये चीज जो होगी थोड़ी सी ऐसी लिखी जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ए की पावर एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी अगर एक्स लेस देन 0 है और लेस देन 1 होगी अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर यहां पर मैं बोलता हूं ए की पावर एक्स को, यहां पर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 1 मतलब ग्रेटर देन 0, कैसा है x ग्रेटर देन 0 है, तो भाई a कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2 यानी 0.5, मतलब वो हो जाएगा लेस देन 1। कैसा हो जाएगा, लेस देन 1। तो यहां पर ये होना चाहिए था ऐसा साइन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान पे रख के चलना कि अगर x नेगेटिव है और a जो है वो 1 से छोटा है मतलब कुछ फ्रैक्शंस में है और x नेगेटिव है, तो ऐसे केस में a की पावर x जो आती है वो ग्रेटर देन 1 आती है, और अगर x पॉजिटिव है और a जो है वो 1 से छोटा है तो ऐसे केस में a की पावर x की वैल्यू लेस देन 1 आती है। और x 0 है तो भाई कोई भी चीज हो, x अगर 0 है मतलब पावर जो है वो अगर 0 है, पावर 0 है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 ही आएगी और कुछ भी नहीं आएगी। तो क्लियर है बात, करें इसको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अब इसका ग्राफ बना रहे हैं ये भाई, ठीक है। मतलब कि क्या बोला था मैंने कि x अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, x अगर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यूज कैसी आती है, 1 से बड़ी और ऊपर चढ़ते जाती है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी, और ये जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेगी 0 को अप्रोच करेगा, 0 कभी होगा नहीं लेकिन, ठीक है। तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। अब यहां पर भी सेम बात है डिफरेंट वैल्यूज के लिए कि अगर यहां पर मैं बोलूं 1/2 की पावर x, तो 1/2 की पावर x जो है ये सबसे छोटा रहेगा अगर x लेस देन 0 है मतलब x नेगेटिव है, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा अगर x पॉजिटिव है तो। और सिमिलरली 1/4 की पावर x की बात करूंगा तो ये सबसे बड़ा होगा x नेगेटिव के लिए और सबसे छोटा हो जाएगा x पॉजिटिव के लिए। ये जो वहां पर बन रहा था ग्राफ उसका जस्ट मिरर इमेज बनती है ये ग्राफ, उसकी मिरर इमेज ग्राफ बन जाता है ये, ठीक है। वहां पर जो अपना ग्राफ बना था अपन ने देखा था उसका जस्ट इमेज बन जाती है। तो क्लियर है ये, इसमें आप करके देख सकते हो, बनाकर देख सकते हो, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, आगे चलते हैं अपन। अब बात आती है यहां पर भाई कि e जो है, e की वैल्यू आती है हमेशा 2 से 3 के बीच में, इसलिए जो e की पावर x है ना वो भी a की पावर x जैसा ही ग्राफ बनाता है अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है EB क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ रही है मतलब ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन है, तो e की पावर x का ग्राफ भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। यहां पर यही लिखा हुआ है, और लिखा है f ऑफ x इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे मतलब नेगेटिव x हो जाएगा, तो वो कैसा बनेगा, a की पावर x का ही ग्राफ बनेगा लेकिन 0 से 1 के बीच वाला जो a है उसके समान बनेगा, ठीक है, क्योंकि e की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 3 के बीच में होती है। तो क्लियर है, ये चीज भी सेम ही है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। e भी a ही है, e भी एक कांस्टेंट ही है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आती है, तो उसका ग्राफ भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम अभी 2 की पावर x या 1/2 की पावर x का बना रहे थे, तो वैसे ही यहां पर बनाना है। इस पॉइंट को बस नोट करते हुए चल लो आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात लॉगरिथमिक फंक्शन की। तो लॉग आपने बहुत बार सुना होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस आपने पढ़े होंगे कई सारी जगह। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या डिफाइन कर सकते हो लॉग को, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप बता सकते हो, तो बेसिकली ये जो होता है ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। अगर आप यहां पर लिखते हो कहीं पर कि log x बेस b इक्वल्स टू a, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर b को आप वहां लेकर जाओगे मतलब इस पूरे log को वहां पर लेकर जाओगे, यहां सिर्फ x को बचाओगे, तो वो क्या होगा, तो वो होगा x इक्वल्स टू b टू द पावर a, x इक्वल्स टू b टू द पावर a। तो बेसिकली यहां पर एक क्या चीज है, यहां मैं बोलूंगा
लॉग क्या होता है, तो क्या होता है, अ नंबर टू विच या अ पावर, द पावर टू विच अ फिक्स्ड नंबर मस्ट बी रेज्ड टू गेट द डिजायर्ड नंबर। यहां पर जो डिजायर्ड नंबर है वो क्या है, x है, और फिक्स्ड नंबर है वो क्या है, b है, और a क्या है, वो पावर है। मतलब अगर b की कितनी पावर आप रेज करोगे कि आपके पास x आ जाए, कितनी पावर आप b की रेज करोगे कि आपके पास x आ जाए, तो वही होता है लॉग। ठीक है, मतलब यहां पर भी आप पावर से ही खेल रहे हो, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही है, लेकिन ये उसका इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो लॉग को क्या बोलते हो भाई, अ नंबर बाय विच b मस्ट बी रेज टू गेट x। ये x, a और b को इस तरीके से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताऊं, यहां पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं log 8 बेस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2 की कितनी पावर रेज करोगे आप कि 8 आ जाए, 2 की कितनी पावर रेज करोगे आप कि 8 आ जाए। तो आप यहां पर बोलोगे सर मैं यहां पर अगर x लिखते हो तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर कितनी रेज करने पर 8 आएगा, तो वो आएगा 2 की, मतलब 2 की पावर आप कितना बोलोगे, 3। आपको पता है क्योंकि 2 की पावर 3 अगर बोलते तो कितना आता है, 8 के इक्वल आता है। बात क्लियर है यहां पर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि 8 कितना है, 8 है 2 की पावर 3 के इक्वल, तो आप क्या बोल दोगे, x इज इक्वल टू 3। तो ये होता है लॉग। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो अपन देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो अपन देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है, in earlier classes we have learned that the logarithmic functions and the exponential function are inverse function। exponential और logarithmic क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, वही जो चीज मैंने बताई आपको। log x बेस a इज इक्वल टू y को हम कैसे रीड करते हैं, हम इसको x इक्वल टू a की पावर y भी बोल सकते हैं। ठीक, इसका इनवर्स जो है वही है log। ये सारी चीजें मैंने बताई आपको। अब यहां पर वी ऑब्जर्व दैट द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स that is 0 to infinity and the range is set of all real numbers। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है यहां पर, ये इसका जो डोमेन होता है वो बोल रहा है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स बोल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स इसमें डाले जा सकते हैं और कुछ भी नहीं डाला जा सकता। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, और 0 से इन्फिनिटी मतलब कि 0 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं आपसे यहां पर बोलता log a बेस x इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, ठीक है, यहां पर मैं इक्वल्स टू y बोल दे रहा हूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू मैं 0 पुट कर देता हूं, मान लो, क्योंकि x जो होता है वही इनपुट है, वही हमारे डोमेन की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो इसका मतलब होता है कि a की पावर y जो होगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए, a की पावर y 0 के इक्वल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल होता है क्या, आप खुद बताओ। अभी अपन ने डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि a की पावर कुछ भी उठा दो आप, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। a की पावर आप कुछ भी उठा दो वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो आप बोलोगे भाई a की पावर 0 कभी भी, a की पावर y कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो x की वैल्यू मैं 0 नहीं डाल सकता, x की वैल्यू मैं नेगेटिव डालता हूं, अगर मान लो -1, तो log a -1 इक्वल्स टू y, या आप बोलोगे a की पावर y इज इक्वल्स टू -1। तो आप बताओ कि a की पावर में कुछ उठाऊं तो -1 कभी हो सकता है क्या, a की पावर में कुछ भी उठा दूं -1 कभी हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पर x की जो वैल्यूज हैं वो आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, x की जो वैल्यू है वो आप 0 नहीं डाल सकते। तो x की वैल्यू क्या डाल सकते हो, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी डाल सकते हो आप, और इसकी जो रेंज आएगी वो रियल नंबर्स आएगी, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 से इन्फिनिटी तक ही डाल सकते हो आप x की वैल्यूज। क्लियर है ये बात। तो यहां पर यही बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट द डोमेन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स 0, 1। क्यों है ये मैंने बता दिया अभी आपको। एंड द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एज a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a जो है वो ग्रेटर देन 0 है बेस, और वो 1 नहीं हो सकता, नहीं है। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a जब होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है,
ए कितना होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कौन कौन से केसेस बनते हैं, तो लॉग x बेस a जो होगा वो लेस देन 0 होगा अगर x जो है वो 0 से 1 के बीच है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहां पर बोलता हूं x जो है वो अगर 0 से 1 के बीच में है, यानी मैं बोल रहा हूं log ऑफ a की पावर x इक्वल्स टू कितना है, 0 से 1 के बीच, यानी कि मैं बोल देता हूं भाई 1/8 मान लो, ठीक है, या 1/2 ये मान लो, 1/, सॉरी x को हमको 1/2 मानना है ना, तो x को 1/2 मान लो इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब अगर ये 1/2 है, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए, चलो मैं बोलता हूं यहां पर log a की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और x को ले लेता हूं 1/8, चलो 1/8 ले लो x को, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर देख रहे हैं। तो मैं यहां पर बोलता हूं log ऑफ 1/8 बेस 2 इक्वल्स टू, यहां पर कितना आ रहा है y, मतलब कि आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए y की कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो, यानी कि आप यहां पर जब 2 उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 1/8 इक्वल्स टू 2 की पावर y, 1/8 इक्वल्स टू 2 की पावर y। अब आप देखोगे यार 2 की पावर क्या करूंगा मैं, तो 1/8 आना चाहिए, तो आप यहां पर बोलोगे 1/8 को आप लिख सकते हो कितना, 1/2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 की पावर y, या आप लिख सकते हो 2 की पावर -3 इक्वल्स टू 2 की पावर y, तो यहां पर आप बोलोगे y की वैल्यू -3, यानी log x की पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 0। कब आ रही है, जब x जो है वो कैसा है, 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच मतलब कोई फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, और x 0 आएगा, सॉरी log y 0 आएगा जब x 1 होगा। अब x 1 रख दो और यहां पर a की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, जो करना है कर दो, अपन a ही लेकर चल लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं x 0 है, a है यहां पर, सॉरी x 1 है और a है यहां पर, और ये y है, ठीक है। x कितना है, 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको, तो a की पावर y जो है वो 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई किसी भी चीज की पावर जो है वो 1 कब आती है, किसी भी चीज की पावर कितनी होती है तो वो पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप बोलोगे किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, मतलब कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, जब x कितना है 1 के बराबर है, जब x कितना है 1 के बराबर, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है और a भी ग्रेटर देन 1 है अपना, मतलब मैं लिखता हूं log 2 और x को मैं 4 लिख देता हूं ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू y, तो आ जाता है 2 की पावर y इक्वल्स टू 4 या 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू हो जाती है 2। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 1 है, y ग्रेटर देन 1 है, तो y जो आए, सॉरी a ग्रेटर देन 1 है तो y जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो आपने सारी कंडीशन समझ ली अच्छे से, कब कब क्या क्या आएंगी, इन सारी चीजों को अच्छे से लिखते हुए चलना भाई, है ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है आपको। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है भाई, जब x 1 होता है तब y 0 होता है, अपन ने पीछे देखा अभी, x 1 तो y 0, ठीक है, और पॉजिटिव के लिए इंक्रीज करता रहता है और नेगेटिव के लिए डिक्रीज करता रहता है। मतलब x जब 0 से 1 के बीच में होता है तो y जो है वो नेगेटिव बढ़ता रहता है। तो ये होता है आपका log x का ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्लियर है ये। अब a अगर आपका 0 से 1 के बीच में है, a अगर आपका 0 से 1 के बीच में है, तब आप कैसा बनाओगे, तो ये बोल रहा है कि लेस देन 0 हो जाएगा फॉर 0 से, अगर x भी 0 से 1 के बीच में है तो, ठीक है, मतलब आप बनाते हो यहां पर लेट a इज इक्वल्स टू 1/2 बोल देते हो, x इक्वल्स टू बोल देते हो 1/4, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, log 1/4 और यहां पर a कितना है अपना पूरा 1/2 इक्वल्स टू y, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 0 से 1 के बीच में है क्या, 0 से 1 के बीच में आपका
x और a भी है 0 से 1 के बीच में, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है ये कितना हो रहा है 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर y कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब कि ये जो चीज है ये थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको सुधार लो भाई थोड़ा सा, है ना। ये जो साइन है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अपन को करके देख लेना चाहिए सब। अपन ने करके देख लिया, अपन को सब सही सही आ गया। ये जो चीज़ है ये ऐसी होगी और ये जो चीज़ है ये ऐसी होगी भाई, ठीक है। मतलब कि ये log x बेस a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, और log x बेस a जो है वो लेस देन 0 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब एक बात बहुत अच्छे से मेरी समझ लेना आप लोग, ये जो चीज है ना, जब तक आप लोग खुद पेन और पेंसिल उठाकर सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी, जब तक आप अलग अलग एग्जाम्पल से इसको खुद प्रूव नहीं कर लेते। ये चीज कोई दूसरा पढ़ाते रह जाएगा आपको ना, आपको थोड़ा बहुत उस समय क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन बाद में आप फिर भूल जाओगे। तो मेरा यही कहना है कि मैं एक बार समझा दूं वो बात अलग है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो सारे फंक्शंस है ना, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज बोली जा रही हैं, एक बार पेन पेंसिल उठाना, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेना और करके देखना, आपको मजा भी आएगा और सारी चीजें प्रूव भी होती जाएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखो भाई, मैंने क्या बोला, log ऑफ x बेस a ग्रेटर देन 0 आ भी रहा था अपना, y क्या आ रहा था भाई, ग्रेटर देन 0 आ रहा था। कब ग्रेटर देन 0 आ रहा था, a तो हमारा 0 से 1 के बीच में ही है, a को हमने 1/2 लिया है, और x जो था वो भी हमारा कैसा था, 0 से 1 के बीच में था, x को हमने 1/4 लिया। तो क्या आ रहा था भाई, जब x 1/4 लिया और a 1/2 लिया, इस 1/2 को वहां भेजा मैंने, तो 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर y हो गया। अब 1/4 कैसे आएगा, तो इसको मैं बोलूंगा 1/2 का स्क्वायर, यहां पर 1/2 की पावर y है, दोनों जगह बेस सेम है, तो पावर्स को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। यानी यहां पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब y की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो आपने बोल दिया y इज ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, जब x जो है वो 0 से 1 के बीच में है और a भी जो है वो 0 से 1 के बीच में। क्लियर है बात। अब यहां पर बोलता अगर x 1 है, यार x 1 है, तो मैंने आपको पहले ही बोला यहां पर अगर 1 है मतलब log x बेस 1 a इज इक्वल्स टू 1 है, सॉरी यहां x की जगह 1 है, अगर x की जगह 1 है तो यहां पर भाई a की पावर, a चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर कितनी रखोगे तो 1 आएगा, तो भाई a कुछ भी हो यहां पर आंसर 0 आएगा, a की पावर 0 ही हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो x चाहे 0 से 1 के बीच में हो, चाहे x जो हो 1 से ग्रेटर देन हो, हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो कैसा आएगा, तो वो भैया 1 ही आएगा, a की पावर 0 1 ही आएगी। मतलब इसका जो आंसर आएगा, मतलब अगर x की वैल्यू 1 आएगी तो y जो है, जो log x है, वो हमेशा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं बोलता हूं अगर भाई x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए भी अपन कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 है, यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं पूरा, चलो अलग देख लेते हैं अपन। x ग्रेटर देन 1 और a जो है वो 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं a की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू मैं बोल देता हूं 4, x की वैल्यू 4 बोल दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/2 का बेस है और x की वैल्यू है 4 और यहां है y, मतलब 1/2 वहां जाएगा तो y उसकी पावर में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। तो अब क्या होगा, अब भाई इसको 4 कब बना सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिखता हूं, इसको 4 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां पर इसको लिखना पड़ेगा, या मैं 4 को लिखता हूं एक काम करके 1/4 की पावर -1, 1/4 की पावर -1, 4 को मैंने 1/4 की पावर -1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल किया इसका तो पावर नेगेटिव हो गई, इंडाइसेस एंड एक्सपोनेंट्स किया हुआ है अपन लोगों ने इतनी बार, और यहां पर लिखा हुआ है 1/2 की पावर y। अब मैं क्या बोलता हूं, 1/4 को मैं बोल सकता हूं 1/2 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं 1/2 का स्क्वायर पूरे की पावर -1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। इस 2 को मैं ऊपर भेज देता हूं तो हो जाता है 1/2 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। अब दोनों जगह बेस सेम है, दोनों जगह बेस सेम है, तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। पावर्स को मैं इक्वेट कर देता हूं तो y की वैल्यू आती है -2, मतलब y लेस देन 0।
जब x ग्रेटर देन 1 है, a जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो y को कैसा आना चाहिए, लेस देन 0। और यहां पर अपना जो साइन था वो गलती से मिसप्रिंट हो गया था भाई, गलती से मिस्टेक हो गई थी इससे, तो क्या हो गया था उसमें कि ऊपर ग्रेटर देन और नीचे, ऊपर लेस देन और नीचे ग्रेटर देन हो गया था, जो कि गलत हो जाता है। तो हमने यहां पर कर लिया, क्या कर लिया भाई कि y जो होगा वो लेस देन 0 होगा, कब, जब x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो मैंने यहां पर x की वैल्यू डाली 4 जो कि ग्रेटर देन 1 थी, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डाली, सॉल्व किया तो y की वैल्यू -2 निकल कर आ रही थी, जो कि लेस देन 0 होती है। तो क्लियर है ये बात। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई क्लियर आपको, ये वाली लॉग की वैल्यूज। तो इसका फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है भाई, तो आपने देख लिया अभी कि भाई 1,0 से तो ये जाएगा ही, 1,0 से जाएगा ही, मतलब जब x 1 है तो y की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी, ठीक है, वो अपने देखा हुआ है। और जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो y कैसा आता है, तो y ग्रेटर देन 0 आता है। और x जब 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो y लेस देन 0 आता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये अपन लोगों ने देखा इससे पहले ही देखा यहाँ पर हालांकि उसको अपन ने मिटा दिया, लेकिन आप देख रहे हैं ना, ठीक है। तो क्लियर है ये। अब क्या है यहां पर, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई लॉग की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, ताकि जब अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चीज आप बहुत अच्छे से कर सको, ठीक है। तो ये जो पहली होती है भाई वो होती है कि अगर यहां 1 लिखा है, मैंने कुछ भी बोला है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब log a1 जो है वो 0 हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होगा जब इसको आप 0 नहीं बोल पाओगे, जब a कितना हो जाएगा 1, तो आप वहां पर बोल सकते हो log 1 बेस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। इसलिए यहां पर ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, a को 1 हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद क्या है, log a बेस a इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ भाई, log a बेस a, इसका ये मतलब है कि भाई a को कितनी पावर चढ़ाई जाए, a की पावर में क्या लाया जाए कि आंसर a आ जाए। तो आपको पता है भाई कि अगर a की पावर में मैं 1 ले आऊंगा, मतलब a की पावर 1 जो हो जाएगी वही a के इक्वल होती है। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात, ठीक है। अब मैं यहां पर बोलता हूं वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं बहुत अच्छी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई, ये याद रखना हमेशा, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी ये होती है भाई log a प्लस log b। log a डिवाइडेड बाय b की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। तो ये हमेशा याद रखना, पावर्स वहां पर बेस हमेशा सेम रहेगा, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस सेम रहेंगे, यहां पर जो बेस यहां पर है वही रहेगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर इन लोगों ने x और y में ये प्रॉपर्टी दी हुई है, a और b में आप लर्न करना चाहो, x और y में लर्न करना चाहो, जिसमें करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है, बेस a है और log में x इंटू वाई हो रहा है, तो ये होता है log x बेस a प्लस log y बेस a। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहे हैं तो log x बेस a माइनस log y बेस a। तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज है, इनको याद करके चलना है अपन को, लर्न करके। तो ये बोल रहा है भाई log a इंटू एक्स टू द पावर n, मतलब log x टू द पावर n बेस a, क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको मैं यहां पर बोलता हूं, अगर ये ऐसा लिख रहा है क्या, log x की पावर n बेस a है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये जो पावर है ये सामने आ जाएगी और आप लिख सकते हो इसको log x a। अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर मैं बेस कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ log x लिख रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि इसका बेस कितना है 10, ठीक है। और अगर मैं यहां पर ln x लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है इसका बेस है e, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा अगर मैं सिर्फ log x लिख दे रहा हूं तो समझ जाना कि वहां पे बेस कितना है 10 है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस x की पावर जो भी होगी उसको आप सामने भी लिख सकते हो, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, अब ये इसको ऐसा नहीं लिखना है अपन को, ये चीज जो है ये कैसे लिखाएगी भाई, ये रहेगा कुछ इस तरीके से, आप बोलते हो उसको log a की पावर n
x की पावर m, मतलब log x की पावर m बेस a की पावर n, ठीक है, log x की पावर m बेस a की पावर n। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो m बाय n log x बेस a, m बाय n log x बेस a, ये यहां पर ऐसा बोल सकते हो आप। अगर जो बेस भी है उसमें भी कोई पावर चढ़ी हुई है और x की पावर भी m है, तो इन दोनों की पावर का रेशियो को आप बाहर लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो log x बेस a, ठीक है। अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं भाई, ये सारी चीजें आपको लर्न रखनी है। अब यहां पर x log a y इज इक्वल टू y log a x, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर log y बेस a इज इक्वल टू y की पावर log x बेस a। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहां पर ये क्या होता है कि भाई आप वैसे भी देख लो, आप वैसे भी देख लो, आप अगर दोनों साइड log ले भी लोगे तो ये कितना आएगा, तो यहां पे आप देख लोगे, अगर दोनों साइड log ले भी लोगे आप, तो ये उसकी पावर कितनी है, log a बेस log y बेस a है, और यहां पर कितना है, जो पावर्स में होती हैं इसको आप नीचे ले सकते हो, यहां पर इससे पहले अपन ने पढ़ा हुआ ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप पावर को कहां सामने ले सकते हो, तो यहां पर अगर पावर सामने ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, log y बेस a इंटू log x बेस a, और राइट हैंड साइड पर भी क्या है, log x बेस a इंटू log y बेस a। तो बात तो सेम ही आ रही दोनों जगह, a इंटू बी बोलो, b इंटू ए बोलो, तो ऐसे भी आप क्या समझ सकते हो कि ये दोनों चीजें कैसी हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर लॉग की प्रॉपर्टीज सारी, इनको आपको ध्यान में देकर चलना है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज शायद सारी जगह यूज ना हो, बट बहुत सी प्रॉपर्टीज यहां पर ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा जगह पर यूज आने वाली हैं आपकी। इसके बाद इफ, ये सारी चीजें तो आपने पहले ही देखी हुई भाई, ये अपन लोगों ने ग्राफ बनाकर देखा हुआ, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन, ये भी चीज आपने पहले से देखी हुई है तो इसको भी देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए एंड जी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, मतलब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो देयर ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शंस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शंस होते हैं, ये होते हैं इनवर्स फंक्शन, इसलिए इनके जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। कौन सी लाइन के अगेंस्ट, y इक्वल टू एक्स, मतलब क्या बोल रहा है ये, यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, यहां पर ये अपना log x का ग्राफ बन रहा था, ये अपना log x का ग्राफ बन रहा था, और अगर आप ध्यान दो तो x की पावर y का ग्राफ कहां बन रहा था, तो आप बोलोगे x की पावर y का x की पावर a का ग्राफ किधर बन रहा था, a की पावर x का ग्राफ किधर बन रहा था, तो वो कुछ ऐसा बन रहा था। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि y इक्वल्स टू x एक लाइन खींच दो, ये है लाइन y इक्वल्स टू x जो कि इक्वली इंक्लाइंड है भाई, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है ये, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों जो ग्राफ्स दिखते हैं वो एक दूसरे की कैसे दिखते हैं, मिरर इमेज के समान दिखते हैं। मतलब इस, अगर ये लाइन को अपन मिरर ले लें तो ये जो ग्राफ है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, a की पावर x, और दोनों एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्स ग्राफ हैं, इसलिए ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये लास्ट पॉइंट पर, y इक्वल्स टू x में ये दोनों एक दूसरे कैसे दिखते हैं भाई, मिरर इमेज बनते हैं। इसके बाद आता है आपका रेसिप्रोकल फंक्शन। अब कुछ कुछ फंक्शंस और हैं, जल्दी जल्दी पढ़कर इनको खत्म करते हैं, ये सारी चीजें वैसे भी आपको पता ही होंगी। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x या f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x को आप बोलते हो रेसिप्रोकल फंक्शन। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि डोमेन में x की वैल्यू 0 आप नहीं डाल सकते कभी भी, क्योंकि 1 अपॉन 0 एक नॉन अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, 1 अपॉन 0 आप इसको नहीं रख सकते हो। तो यहां पर x की वैल्यू 0 छोड़कर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये रियल वैल्यू देगा। तो यहां पर इसका जो डोमेन होगा वो कितना होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये रहा r माइनस 0। इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस 0, मतलब कि 0 को छोड़ के आप कुछ भी इस पे रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। अब 0 नहीं रख सकते तो इसकी वैल्यू 0 आएगी भी नहीं कभी,
तो उसकी रेंज भी जो होती है वो क्या होती है, r माइनस 0 होती है। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या होती है, r माइनस 0। तो इसको क्लियर करते हैं अपन। वैसे भी आप लोगों को रेंज निकालना तो पता ही होगा, आपको कैसे निकालते थे। अगर यहां पर मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू 1/x है तो x इक्वल्स टू 1/y होगी। y की कौन सी वैल्यू यहां पर नहीं रख सकते आप, तो 0 नहीं रख सकते। y की वैल्यू 0 यहां पर नहीं आ सकती, वरना वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसकी रेंज जो होगी x जो होगा वो बिलोंग करेगा r माइनस 0 को, और y जो होगा वो बिलोंग करेगा r माइनस 0 को। दोनों ही जो हैं वो r माइनस 0 को बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, डोमेन जो है वो r माइनस 0 और रेंज भी जो है वो r माइनस 0 है। वी ऑब्जर्व दैट द साइन ऑफ 1/x इज सेम एज दैट ऑफ x एंड 1/x डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन x, सो द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू, मतलब क्या बोल रहा है, x नेगेटिव होगा तो 1/x भी नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, और जब x बढ़ेगा तो 1/x कैसा होगा, घटेगा। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 1/x की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी, और x की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी 1/x की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा क्यों बन रहा है भाई, आप यहां पर बोलते हो x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू कम है तब y की वैल्यू ज्यादा है, और जब x की वैल्यू ज्यादा है तब y की वैल्यू कम है। और अगर x पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा, x अगर नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव आएगा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर मैं बोलता हूं x अगर 1 है तो y भी 1 होगा। ठीक है, x अगर 2 है तो y हो जाएगा 0.5, x अगर 3 है तो y हो जाएगा 0.3। मतलब कि y की वैल्यू जो है वो कम हो रही है भाई, वो कम हो रही है धीरे धीरे, है ना, मतलब यहां से कम होना चालू हो गई है। और अगर आप 1 से कम करते जाओगे x की वैल्यूज, ठीक है, x की वैल्यू आप कम करते जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं x अगर 1/2 है तो y हो जाएगा 1/1/2 यानी कि 2। तो x जब आधा है तो y हो जाएगा 2, और ऐसे ही ये ऊपर चलता रहेगा। इसको बनाओगे आप, जब प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में ऐसा ग्राफ बनेगा भाई। ठीक है, तो ये है आपका 1/x यानी रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है भैया, एक ऐसा फंक्शन जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू देता है, और क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड रहता है। ठीक, अब यहां पर लिखा है ऐसा कि नहीं लिखा, अपन पढ़ लेते हैं एक बार। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर x टू प्लस ऑफ रूट x इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट फंक्शन सिंस रूट x इज रियल फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, आप यहां पर क्या बोलोगे, इसकी जो वैल्यू है रूट के अंदर x जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव दे दोगे तो रियल वैल्यू नहीं रहेगी, वो तो इमेजिनरी हो जाएगी भाई, है ना। मतलब कि इसका जो डोमेन होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसके डोमेन की अगर आप बात करोगे तो वो आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो है वैल्यू भी हमेशा कैसे देता है, पॉजिटिव ही देता है, तो इसकी रेंज जो आएगी वो भी 0 से लेके इन्फिनिटी ही आएगी। इसकी रेंज भी कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर ये बात, ये सारी चीजें 11th क्लास में आप लोगों ने करी होंगी। वैसे सारी ही चीजें, जितनी चीजें अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में 11th क्लास का रिवीजन ही है, तो ये उस तरीके से ही अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने 11th क्लास में सारी चीजें देखी होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो हमारे वीडियो हैं ही, तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, आप सोचो कि x की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई रूट x की वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। मतलब मैं बोलता हूं अगर x 4 है तो रूट x हो जाएगा 2, x 1 है तो रूट x हो जाएगा 1, x 9 है तो रूट x हो जाएगा 3। यानी कि x बढ़ेगा, यहां पर 9 होगा कहीं पर मान लो, तो भाई 1 पे 1, फिर 4 पे, मतलब x जब 4 है तो y कितना है 2, देन x जब 9 है तो y कितना है 3। तो ये ऐसा बढ़ते जाएगा, ये बनेगा इसका ग्राफ। और ये कभी भी नेगेटिव साइड नहीं जाएगा भाई, है ना, नेगेटिव साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड होता है। प्लस रूट x ही आता है इसका आंसर हमेशा। प्लस मतलब प्लस नहीं भी लगाओ, आप रूट x के अंदर से वैल्यू कभी भी निकालो तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है,
इसके बाद बात आता है स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन भाई पता ही है, पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। पॉलिनोमियल तो वैसे अब यहाँ पर काफी सारे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन जो देखा था आपने वो भी वही था। यहाँ पर क्या है, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स a real number x to its square is called the square function since x square is defined for, अब x की वैल्यू जो है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू यहां पर कुछ भी डाल दो, ये कभी भी इमेजिनरी नहीं होगा, मतलब हमेशा ये कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, और दूसरी चीज इसकी में x की वैल्यू आप नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, हमेशा जो y की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हो आप, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, इसकी डोमेन है, x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। और अगर मैं बोलता हूं इसकी रेंज क्या होगी, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब इसका जो रेंज होगा वो x बिलोंग्स टू r प्लस होगा, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, इसमें जीरो आ सकता है, जीरो से बड़े नंबर आ सकते हैं, मतलब कि इसकी जो डोमेन होगी वो कहां से कहां तक होगी, जीरो इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी से, और रेंज होगी जीरो से इन्फिनिटी तक, और डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये तो r और r प्लस में भी समझ में आ रहा है अपन को, ठीक है। तो और इसका अगर मैं वो बनाने जाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो क्या बनता है, ये एक पैराबोला बनता है, कहां पर, अपवर्ड मूव किया हुआ पैराबोला बनता है भाई, ये कुछ ऐसा पैराबोला बनता है ओरिजिन से जाता हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके ग्राफ को भी एक बार, ये कुछ ऐसा बन रहा है भाई। ऑब्वियस ही बात है, जब आप यहां पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y 1 है, x को 2 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। मतलब x अगर 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 4 है। सिमिलरली x अगर -1 है तो y फिर भी 1 है, क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगा। x अगर -2 है तो y हो जाएगा -2 इंटू -2 यानी कि 4, मतलब वो अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब x -1 है तो y 1 है, x -2 है तो y कितना है, 4 ही है। मतलब इसका ग्राफ इनको जोड़ दो तो ऐसा बनेगा। ये हो गया अपना पैराबोला, ठीक है। अब ये फंक्शन है, क्योंकि यहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करके देख लो आप, एक जगह ही कट करेगी, लेकिन जो साइडवेज पैराबोला होते हैं, जो होते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के टर्म्स के, वो फंक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर y की 2 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती हैं x की एक ही वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो करें इसको क्लियर, जल्दी जल्दी देखते चले जाओ। क्यूब फंक्शन, वही बात है यार, अब क्यूब फंक्शन हो गया, मतलब कि यहां पर क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसकी रेंज की बात करूं मैं या डोमेन की बात करूं, तो डोमेन इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r, और रेंज भी कुछ भी हो सकती है। क्यों, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं भाई, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -2 का क्यूब -8 होगा, मतलब कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ लिखा है डोमेन और रेंज का, नहीं लिखा, चलो तो अपन ने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर x टू इट्स क्यूब इज कॉल्ड द क्यूब फंक्शन, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट x क्यूब इज मीनिंगफुल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो वी डिफाइन द क्यूब फंक्शन एज फॉलोज, सारे के लिए होता है ये, ठीक है। और x क्यूब इज सेम एज दैट ऑफ x एंड दैट वैल्यू ऑफ x क्यूब इंक्रीजेस विद, मतलब साइन जो होता है वो क्या होता है, x क्यूब का सेम होता है x के समान। अगर x पॉजिटिव है तो x क्यूब भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो x क्यूब भी नेगेटिव होगा। लेकिन x स्क्वायर के साथ ऐसा नहीं था, x पॉजिटिव था तो भी x स्क्वायर पॉजिटिव था, x नेगेटिव था तो भी x स्क्वायर पॉजिटिव था। बट यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा है भाई कि अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो x -x इंटू -x इंटू -x आप करोगे 3 बार, तो 2 बार का तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन तीसरा फिर से नेगेटिव कर देगा और ये माइनस का x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा x का साइन होगा वैसे ही x क्यूब का साइन होगा, x बढ़ेगा तो x क्यूब भी बढ़ेगा, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ता तो x क्यूब पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ेगा, अगर x नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ता तो x क्यूब भी नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, x अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है तो x क्यूब भी बढ़ रहा है, मतलब यहां पर 2 जब होगा x क्यूब तो यहां पर 8 वैल्यू आएगी y की, 1 जब होगा तो 1 वैल्यू आएगी, सिमिलरली -2 होगा तो -8 वैल्यू आएगी, -1 होगा तो -1 वैल्यू आएगी। ऐसा ग्राफ बनेगा भाई इसका, ठीक है। ग्राफ बनाते तो आता ही होगा आपको, x के अलग अलग वैल्यूज के लिए, y के लिए बनाना है, अपन लोग इतनी देर से बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक।
तो इसको क्लियर करो, आगे चलो, जल्दी जल्दी देखते हुए चलो। क्यूब रूट फंक्शन, अब क्यूब रूट फंक्शन मतलब कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स या y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3, यही होता है क्यूब रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में एक्स की पावर 1/2 बोल सकते थे आप, है ना। तो अब क्या बोल रहा, फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर x टू इट्स क्यूब रूट एक्स की पावर 1/3 इज कॉल्ड द क्यूब रूट फंक्शन। क्लियरली एक्स की पावर 1/3 इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज भी डाल सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि क्यूब रूट के अंदर आपने -8 डाल दिया तो ऐसा कोई नंबर ना मिले जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, क्योंकि ये तो आ जाएगा कब, -2 इंटू -2 इंटू -2, यानी कि माइनस, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है -2। तो यहां पर आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू चल जाएगी क्यूब रूट के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कैसा होगा भाई, सारे आर के लिए डिफाइंड होगा और इसका रेंज भी आर होगा, ये रेंज भी सारी वैल्यूज देगा, कोई दिक्कत की बात इसको कहीं पर भी नहीं आती है, ठीक है। अब द साइन कैसा होता है भाई, साइन एक्स के समान ही होता है। साइन अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव आएगा, एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव आएगा, और एक्स बढ़ेगा तो भाई एक्स की पावर 1/3 भी बढ़ेगी, ठीक है, भले कम बढ़े लेकिन बढ़ेगी। इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो ऐसा बनता है भाई। यहां पर आपने क्या बोला, अगर मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1, मतलब कि 1, और x इक्वल्स टू मैं बोलता हूं 8 तो y इक्वल्स टू 2, यानी कि x की वैल्यू 8 पर y कहां पहुंचेगा, 2 पर, 1 पे रहेगा। सिमिलरली नेगेटिव में भी -2 पे -8 और -1 पे -1, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा भाई किसका, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x का। तो क्लियर हो गई ये बात भी। अब आप क्या बोला है आपसे, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन x में क्या होता है, जब भाई जो x की पावर होती है ना वो नेगेटिव नहीं होती, वो फ्रैक्शंस में नहीं होती, ठीक है। मतलब वो कैसी होती है, होल नंबर्स में। x की पावर अगर होल नंबर में होगी तो ये जो भी वेरिएबल उसकी पावर अगर होल नंबर में होगी तो वो क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहां पर ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। √2 से फर्क नहीं पड़ता है, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन ये जो है ये रेशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कर दो तो वो कहलाते हैं रेशनल फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस भी आप देख लो। रेसिप्रोकल स्क्वायर्ड फंक्शन, अब ये सारी चीजें तो वैसे ही पता है, नहीं भी आती तो अपन को क्या दिक्कत थी। रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन मतलब कि 1/x² का। अब खुद सोचो 1/x² में x की वैल्यू 0 डाल सकते हो क्या आप, नहीं डाल सकते। x की वैल्यू 0 डाल नहीं सकते, x की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी डालो 0 के अलावा, मतलब यहां पर डोमेन आप क्या बोलोगे, तो डोमेन बोलोगे x बिलोंग्स टू r-0, 0 आपको नहीं चाहिए यहां पर, ठीक है। और जब रेंज की बात करूंगा मैं तो चाहे यहां पर नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे यहां पर पॉजिटिव वैल्यू डालो, आंसर हमेशा निकलकर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जो रेंज आएगी इसकी वो आएगी r प्लस नहीं, r प्लस -0 या फिर 0 से इन्फिनिटी बोलो। r प्लस अगर अकेला बोलेता उसमें तो वहां पर क्या होता है कि सारे पॉजिटिव नंबर, लेकिन रियल नंबर और 0 भी आ सकते थे वहां पे। तो वहां पर क्या बोल सकते हो, आपको 0 को इंक्लूड करने नहीं, 0, इन्फिनिटी बोल दो, ये हो जाएगा रेंज फंक्शन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये वही चीज बता रहे हैं भाई, स्क्वायर्ड फंक्शन है और इसमें साइन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो एक्स का, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसकी रेंज है 0 से इन्फिनिटी और जो डोमेन है वो r-0 है। तो क्लियर करके आगे बढ़ो इसको। इसका फंक्शन भाई, इसका फंक्शन नमस्ते वाला फंक्शन बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो नमस्ते वाला बनता है, ठीक है। ऐसा नमस्ते किया हुआ भाई, देख लो यहां पर, याद रखना 1/x² का ग्राफ तो कैसा बनता है, नमस्ते वाला। क्यों बनता है भाई ये, आप अगर सोचो यहां पर कि 1/x² चाहिए आपको तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे x नेगेटिव हो, x चाहे नेगेटिव क्यों ना हो। और x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब कि इनवर्स प्रोपोर्शन वाला ग्राफ बनेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये हर बार पॉजिटिव वैल्यू देगा अपन को, क्योंकि x² है ये, तो यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा।
मतलब x की वैल्यू भले ही आप नेगेटिव डालोगे लेकिन y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, ठीक है। और y कम होता जाएगा जैसे ही x बढ़ता जाएगा, और x जब कम है तो y सबसे ज्यादा वैल्यू पर है अपने, x जब ज्यादा है तो y एकदम अपनी सबसे कम वैल्यूज पर है, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज पर है। स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल फंक्शन 1/√x का फंक्शन, तो 1/√x जो है भाई, √x जो होता है वो भी पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, ये भी आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। इसमें आप कभी भी x की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं कर सकते और 0 नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए रूट डिफाइंड नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर पहुंच जाता है, और 0 के लिए 1/0 का फॉर्म आ जाएगा जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका रेंज और डोमेन दोनों ही क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 आंसर कभी देगा नहीं, और √x जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है, तो इसका रेंज और डोमेन दोनों क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी होता है मतलब कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ये, नेगेटिव वैल्यूज तो चाहिए नहीं अपन लोगों को इसकी। x की वैल्यूज भी आप 0 से इन्फिनिटी के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते हो। तब जब यहां पर आप वैल्यूज डालते हो तो y = 1/x जैसा ही ग्राफ है, इसकी वैल्यूज थोड़ी और कम हो जाती हैं। मतलब जब मैं बोलता हूं मान लो x = 4 तो y आ जाता है 1/2, x = बोलता हूं 16 तो y आ जाता है 1/4, मतलब कि कैसा बनेगा ये। और x = अगर मैं बोलता हूं भाई यहां पर चाहिए अगर आपको y की वैल्यू ज्यादा तो x की वैल्यू कम रखो, तो x = मैं बोलता हूं 1 तो y आ जाता है 1, मतलब ये ऐसा चलेगा कुछ, x = 1 से 1 कम करते जाओ और ये ऊपर बढ़ता जाएगा जब 1 से कम हो जाएगा x, तो ठीक है। तो ये हो गया है क्लियर। अब आते हैं बात भाई ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन। अब ये कुछ चीजें हैं जो अपन को पता होना चाहिए कि अपन रियल फंक्शन में क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं भाई, दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, f(x) + g(x), इसको आप f + g(x) भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप बोलते हो f(x) - g(x), तो इसको आप f - g(x) भी बोलते हो, ठीक है। या बोलते हो f(x) * g(x), तो इसको आप fg(x) भी बोलते हो। या आप बोलते हो f(x) / g(x), तो इसको आप f/g(x) भी बोलते हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, और एडिशन में d1 और d2, मतलब दो अपन को फंक्शन दिए हैं, d1 से r और d2 से r, be two real functions, then their sum f + g is defined so that the functions d1 intersection d2 to r which associates x belongs to d1 intersection d2 to the number f(x) + g(x). In other words, if d1, मैं बता रहा हूँ सारी चीजें क्या है, d1 to r and g is d2 to r are two real function, then their sum f + g(x) function from d1 intersection d2 to r such that f + g(x), fx + gx for all x belongs to d1 से intersection d2। तो इसका बहुत भारी कुछ मतलब नहीं है भैया, ये जो चीज लिखी हुई है बस ना, ये इसकी डोमेन है r की, मतलब पहले वाले फंक्शन f की, ये इसकी डोमेन है दूसरे वाले फंक्शन g की। अब ये दोनों जो डोमेन है, ये जो पूरे ऑपरेशंस है ना, f(x + gx), fx - gx, fx * gx, fx / gx, ये सिर्फ और सिर्फ इनके कॉमन डोमेन में डिफाइंड होते हैं भाई। मतलब दोनों फंक्शन f और g के जो डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, जो उनकी कॉमन डोमेन होगी, जो यहां पर लिखा हुआ है x belongs to d1 intersection d2, ये फंक्शन सिर्फ उनके कॉमन डोमेन में ही डिफाइंड होंगे और कहीं पर भी इनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अब ये fx + gx = ये लिखने का तरीका है ना, बस इसका मतलब आप मत सोचने लग जाना कि ये क्या हो गया है। इसको मैंने बोला कि ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। करना क्या होता है इसमें, तो इसमें कुछ खास नहीं करना होता है भाई। अगर fx है आपका 2x, gx है आपका x², तो fx + gx आप बोलोगे तो वो हो जाएगा 2x + x², मतलब दोनों को आपने ऐड किया है, या दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, या मल्टीप्लाई किया, या डिवाइड किया, बात वही है। बस ये जो है लिखने का तरीका, फोकट में बनाया हुआ तरीका, ठीक है, लेकिन है तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा।
और कहा ये इतना सारा जो पढ़ा अपन ने, इसका क्या मतलब है, सिर्फ यही है कि भाई अगर fx प्लस जी कर रहे हो आप, तो वो जो x बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, d1 इंटरसेक्शन d2 को करेगा। मतलब कि d1 जो थी वो किसकी डोमेन थी भाई, f की डोमेन थी, d2 जो थी वो किसकी डोमेन थी भाई, g की डोमेन थी। तो इन दोनों का जो डोमेन का कॉमन डोमेन आएगा, मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा, उसको बिलोंग करेगा अपना एलिमेंट x। तभी ये ऑपरेशन अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी यही बताया जा रहा है आपको कि प्रोडक्ट के लिए भी सेम है, f ऑफ g इंटू x सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड है, जहां x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 है, ठीक है। डिफरेंस में भी सेम है और डिवीजन में भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x सच दैट gx इक्वल्स टू 0। मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 के बाद भी एक और कंडीशन होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि आपने क्या बोला, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो यहां पर x की वो वैल्यूज आप नहीं डाल सकते जिसपे g ऑफ x क्या हो जाए, 0, क्योंकि यहां पर अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है x सच दैट g ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये जो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी x की, जिसपे g ऑफ x क्या हो रहा होगा, पूरा का पूरा 0 हो जा रहा होगा, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जा रहा होगा, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मतलब वैल्यू अनडिफाइंड। क्लियर है ये बात। तो ये सारी चीजें क्लियर करके आगे चलते हैं भाई। इसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन बाय स्केलर। स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने बोला आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, अल्फा को आपने मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा ऑफ f ऑफ x को आप लिख सकते हो अल्फा f इंटू एक्स। ये जबरदस्ती का नोटेशन है, लिखने का तरीका है, ठीक है। और मतलब वही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या कि अगर फंक्शन आपका f ऑफ x है एक्स स्क्वायर, तो 2f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। f ऑफ x है आपका x माइनस 2, तो 2 ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। वही किया आपको, आपने एक स्केलर से आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे को। अब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन, यहां पर भी ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है आपके पास और उसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हो, मतलब 1/f ऑफ x निकाल रहे हो, यानी कि इसका मतलब वही है 1/f ऑफ x, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है 1/f x। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन x, फंक्शन fx। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि x की वो वैल्यू जिस पे f ऑफ x 0 हो रहा है, उसको आपको ओमिट करना है, उसको आपको माइनस करना है। जो भी डोमेन था उससे आपको वो वैल्यू x की माइनस करनी है, जहां पर ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा हो जा रहा है, 0। क्योंकि 1/f ऑफ x जो अगर वो 0 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। और अगर वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो गई तो भाई वो आपको रियल वैल्यूड फंक्शन रहा ही नहीं, आपको तो रियल चाहिए है, और रियल यहां पर तभी रहेगा जब डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो आपको रेसिप्रोकल फंक्शन में निकालना, मतलब 1/f ऑफ x निकालना है। जैसे कि मैंने बोला f ऑफ x है आपका एक्स स्क्वायर, तो 1/f ऑफ x क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर। रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना, पलटा देना है बेचारे को, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। अब इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीजें एक रिवीजन ही है, तो पहले से भी जानते हैं हम। असली तो अभी आने वाला है आपका, जब सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव ये सब पढ़ोगे आप लोग, तब आपको मेन मजा आएगा 12th क्लास का। अभी तो ये सारी चीजें आपने जल्दी जल्दी इसलिए देखी क्योंकि 11th में पहले ही पढ़ चुके हो, इनकी डोमेन और रेंज भी आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो अब इसको देखते हुए चलते हैं आगे। अब क्या है भाई, ये सारी चीजें जो है कॉमन डोमेन में ही डिफाइंड है, वही बता रहा है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या है, फॉर एनी रियल फंक्शन f from d to r and n belongs to n, we define f x n time। इसका क्या मतलब होता है, f of x ये n टाइम है अगर, तो इसका मतलब है f of x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका n टाइम्स। मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं f of x की पावर n।
तो बड़ी ही साधारण सी चीज़ है जो लिखी हुई है, इसमें कोई खास बात है नहीं। या आप वैसे भी समझ सकते हो कि किसी भी फंक्शन को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x की पावर n। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये नोटेशन में कहीं कंफ्यूजन हो, इसलिए ये बता देते हैं इस चीज़ को कि f f f f f और एक ही बार x लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स, मतलब f ऑफ x मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्लियर है ये? तो करते हैं इसको क्लियर भाई, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई अब आपका जो 11 का जितना पोर्शन आपने पढ़ा हुआ था, जितने टाइप्स ऑफ फंक्शन थे वो सब कुछ आपने देख लिया है। तो फंक्शन का 11th वाला पोर्शन अब खत्म हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, कहां पर बढ़ेंगे भाई, 12th का जो मेन पोर्शन है उसमें। तो फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है भाई, लाइक करना है हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक किसी भी क्लास में पढ़ता हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हो, क्योंकि सारी ही चीज़ें उसको मैग्नेट ब्रेन्स में मिल जाएंगी, वो भी 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं 12th क्लास की आर डी शर्मा के नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं फंक्शंस का ही एक और थ्योरेटिकल टॉपिक लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।